नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो कहानी में एक कहानी पेश है जो कि बहुत खूबसूरत नजर आएगी आपको, क्योंकि हमें भी ये बहुत अच्छी लगी। सोशल मीडिया की कहानी हमने सोचा कि हम आपको ज़रूर परसे ये लजीज कहानी वाली डिश, ताकि आपको भी एक नई किस्म की ताजगी भरी खुशी का एहसास हो सके। इस कहानी का नाम है कामिनी। कामिनी निर्विकार भाव से बैठी शून्य में ताक रही थी। सामने रखी हुई चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। कल तक जिस घर में हंसी मजाक ढाके गूंजा करते थे, कभी रसोई खुशबू से तर हुआ करती थी, कभी कहीं बेटी की साड़ियाँ बिखरी होती थी तो कहीं सलवार कमीज, कभी कौन सी फिल्म देखने जाना है, इस पर भारी डिस्कशन सुनाई पड़ता था, तो कभी अगली छुट्टियों की प्लानिंग हुआ करती थी। पर आज पूरे घर में गहरी चुप्पी है। कामिनी के कानों में अचानक बेटी और नातिन की आवाज गूंजने लगती, लेकिन नजरें उठाकर देखती तो साए साए करता उदास घर खाने को दौड़ पड़ता था। गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था चारों ओर। ठीक कामिनी के खाली अंतर्मन की तरह कामिनी ने गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। बालकनी में टहलते हुए कामिनी ने नीचे देखा। बगीचे में खेलते हुए बच्चों को देखकर फिर अचानक स्वीटी की याद आ गई। एक हुक सी उठी भीतर से जो उसकी आंखें भिगो गई। बिल्कुल नीरू पर गई है स्वीटी। हाँ, नीरू भी तो इतनी ही थी जब उसकी गोद में आई थी। वक्त पंख लगाए कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। कामिनी बालकनी में रखी आराम कुर्सी पर आंखें मूंद कर बैठ गई। क्या दीदी, आपने चाय भी नहीं ली? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? रीमा ने कंधे पर हाथ रखते हुए अपनेपन से पूछा। हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ, कामिनी अचकचा कर बोली। दूसरी चाय बना दूं दीदी? कामिनी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है दीदी, लगता है आपको नीरू की याद आ रही है। रीमा वर्षों से कामिनी के पास काम करती थी, भली भांति जानती थी उसके मन में क्या चल रहा है। अरे नहीं री, कामिनी ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। बेटी तो होती ही पराया धन है। मैं तो खुश हूँ, ऐसा योग्य दामाद और नातिन का सुख मिला है मुझे भाग्य से। मैं तो अगर दिया लेकर ढूंढूंगी तब भी ऐसा दामाद नहीं मिल पाता। ये तो नीरू की किस्मत है कि उसको ऐसा होनहार, व्यवहार कुशल, नेक दिल जीवन साथी मिला। चल बना दे थोड़ी सी कॉफी। रीमा को कॉफी का कहकर कामिनी अपने बेडरूम में आ गई। तकिया लेकर लेटी तो बंद आंखों के सामने अतीत का चलचित्र चलने लगा। ये बात तब की है जब मैं बीए फाइनल में थी। एक दिन पापा ने आकर कहा, कल विकास के मम्मी पापा आ रहे हैं तुमको देखने के लिए। कामिनी, तुम घर पर ही रहना। अचानक शादी की बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। मैं अभी आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ बनने की तमन्ना मन में थी, लेकिन जब पापा से कहा तो दो टूक जवाब सुना दिया। देखो कामिनी, मैं तुम्हारे कुछ बनने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। फिर तुम्हारे पीछे छोटी भी तो है। अपनी नौकरी रहते मैं तुम दोनों के हाथ फीले कर देना चाहता हूँ। भगवान ने बेटा तो दिया नहीं, कम से कम समय रहते अपनी जिम्मेदारियों से तो मुक्त हो जाऊं। विकास अच्छे खाते पीते घर का लड़का है। वो तो तुम सुंदर हो इसलिए बात बन गई, वरना उसके घर लड़की वालों की लाइन लगी है। पापा मुझे समझा रहे थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे सपने चूर चूर हो गए थे। बहुत रोई थी उस दिन मैं।
मुझे याद आए बचपन के वो दिन जब पापा मुझे राजकुमारी कहकर बुलाया करते थे। हम 2 बहनें ही थीं, पर पापा ने कभी हमें बेटे से किसी तरह कमतर नहीं माना था। लेकिन आज पापा अक्सर कहते थे, देखना मेरी होनहार बेटियां मेरा नाम करेंगी दुनिया में, मैं इनको IAS ऑफिसर बनाऊंगा। लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर जब ये जाएंगी ना तो दुनिया देखती रह जाएगी। पर मम्मी के जाने के बाद पापा बिल्कुल बदल गए। हमेशा हंसते रहने वाले पापा का स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो गया। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होने की बहुत जल्दी लगने लगी थी। उन्हें लगता कहीं मेरी भी असमय मौत हो गई तो। शायद ये भय उनके डिप्रेशन का कारण बन गया और उनको ले गया हमारे तमाम सपनों की तरह। जी नहीं, पापा रहे, हमारे सपने चले गए। हमने खो दिया अपने सपनों को। मैंने और मेरी छोटी बहन दामिनी ने बहुत कोशिश की, पर पापा को हम डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाए। अब तो घर में बस वही होता जो पापा कहते थे। जिस दिन विकास अपने माता पिता के साथ मुझे देखने आए, उस दिन मेरी और विकास की सगाई तय हो गई। सगाई तय हो गई, परीक्षाएं खत्म होते ही फिर विवाह भी हो गया। सब कुछ इतना आनंद फानन में हुआ कि सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। वैसे विकास मुझे पसंद आया। लंबा कद, गौर वर्ण और उसका शायराना अंदाज। अब मेरे सपनों में था विकास, और सिर्फ विकास। मेरी पापा से सारी शिकायतें भी रफा दफा हो गई थी। मुझे इश्क हो गया था विकास से। सच, लड़कियां भी कितनी अजीब होती हैं। उनकी जिंदगी में इश्क का मौसम आते ही वो सब कुछ ड्रॉप कर देती है। सारे सपने, सारी ख्वाहिशें, सारी तमन्नाएं कर देती है अपनी मोहब्बत के हवाले। आई एम इन लव। इस एक वाक्य के सहारे वो सब कुछ छोड़कर उस एक शख्स के साथ उड़ जाती है, सपनों के रंगीन आसमान में, जिसे कल तक वो जानती भी नहीं थी। एक शख्स के मिलते ही नए सपने परवान चढ़ने लगते हैं। इंद्रधनुषी ख्वाहिशें नए सिरे से जिंदगी के फलसफे को तय करने लगती है। पूरी दुनिया को उसी नजर से देखने लगती है जिन आंखों में उसे खुद के लिए प्यार दिखाई देता है। शादी के बाद ठीक वैसा ही हाल मेरा भी था। विकास को देखकर मेरा दिन शुरू होता था तो विकास की बाहों में रात। मैं वही पहनती जो विकास को पसंद था, वही करती जो विकास को पसंद आए। मेरी सोच विचार सब पर विकास का कब्जा था। विकास के प्यार का जादू मेरे सिर चढ़कर बोल रहा था। मेरी जिंदगी विकास से शुरू होकर उसके आगे पीछे लट्टू की तरह नाच रही थी। शादी के महीने भर बाद हम हनीमून मनाने गोवा चले गए। गुलाबी सुबह, सुहानी शाम, समंदर की लहरें, खुशनुमा मौसम, पींगे भरता इश्क, गली रेत पर निशान छोड़ते कदम, गीली रेत पर निशान छोड़ते हमारे कदम, बाहों में बाहें और आंखों में आंखें डाले एक दूसरे का साथ। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा था जो मुझे हलवे के किरकिरी किरकिरी का एहसास भी करवा रहा था। हनीमून के दौरान मैं समझ गई थी कि विकास को काफी गुस्सा आता है। एक तरफ उसकी जिंदा दिली मेरा मन मोह लेती, तो दूसरी तरफ उसका गुस्सा मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर देता। बात बात पर रोकना टोकना विकास की आदत थी, पर मैं तोला पर में माशा, पल में तोला पल में माशा, यानी कब उनका मिजाज बिगड़ जाए या बन जाए पता ही नहीं चलता था। विकास का बर्ताव मेरे सामने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह छोड़ रहा था, पर मैं किसको कहती, क्या कहती। 10 दिन हम दोनों गोवा में बिताकर वापस इलाहाबाद लौट आए। धीरे धीरे मेरी समझ में आ गया था कि विकास
जिद्दी भी है, क्रोधी भी, और गुस्सैल स्वभाव वाला मनमुजी किस्म का इंसान भी। उसके लिए वही सही था जो उसने कहा। किसी और की बात सुनना और उसे मानना उसे गवारा नहीं था। मैं सब कुछ जान गई थी, पर मैंने सोचा मैं अपने प्यार से विकास की बुराइयों को अच्छाई में बदल डालूंगी। बस इसी प्रयास में मैं उलझती चली गई। मेरा समझाना विकास को हमेशा उपदेश जैसा लगता। वो झल्ला कर चीख पड़ता। संयुक्त परिवार में मुझे सबके सामने बार बार अपमानित होना पड़ता। मेरी टीस मेरी आंखों से पानी बनकर बरसती, पर इससे कहाँ कुछ बदलने वाला था। दीदी, कॉफी। रीमा ने लाइट जलाते हुए कहा। बाहर गहरा अंधेरा हो गया था, ठीक मेरे जीवन में छाए अंधेरे की तरह। पर रात को जो चंद्रमा आलोकित करता है, नीरू भी रोशनी बनकर आई थी मेरी जिंदगी में। काफी पीते हुए यादों के पन्ने फिर फड़फड़ाने लगे मेरे सामने। शादी के 2 साल बाद विकास का तबादला दिल्ली हो गया। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम सबके सामने जलील तो नहीं होना पड़ेगा। विकास की आदतें यहाँ भी ज्यों की त्यों बनी हुई थी। हर बात, हर चीज में मीन मैक निकालना, चिल्लाना, अपनी टांग छोटी से छोटी और बड़ी सी बात पर अपनी नाक घुसाना, हर बात पर चिड़चिड़ाना उसके स्वभाव का हिस्सा था। मैं लाख कोशिश करती, पर विकास किसी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था। कभी कभी मेरा मन करता कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर, बहुत दूर, पर कहां? यह ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब नहीं था मेरे पास। परंपरा के बेड़ियों में जकड़ा मेरा मन डोली में आने वाली सिर्फ अर्थी पर ही वापस जाती है। इस बात के आगे कुछ सोच नहीं पाता था। दिन, महीने, साल ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। धक्का मुक्की करती हुई मेरी सांसें चल रही थी। मेरा मोम दिल पत्थर होता जा रहा था। मुझे सब कुछ सहने की आदत पड़ गई थी, फिर चाहे वो शब्दों के तीर हो या कुछ बोलने की आवाज में मिलने वाला तमाचा। शादी को 4 साल बीत गए थे। मेरी गोद सूनी ही थी। विकास को एक और बहाना मिल गया मुझे अपमानित करने का। भगवान भी न जाने किन कर्मों का फल दे रहा था। डॉक्टरों ने तो सब कुछ नॉर्मल ही कहा था, पर हारे हुए जुआरी की तरह मुझे ही चुप रह जाना पड़ता था, और यही मेरी नियति बन गई थी। कॉफी खत्म करते हुए टहलते हुए मुझे अचानक याद आया वो दिन जब नीरू मेरी जिंदगी में आई। उस दिन सुबह आंख खुली तो लगा नीचे काफी शोर हो रहा है। मैंने बालकनी से देखा, पर माजरा समझ नहीं आया, तो फिर मैं नीचे चली गई। पुलिस भी थी वहां पर। पता चला किसी टैक्सी वाले की टैक्सी में कोई अपनी 1 साल की बेटी को छोड़कर चला गया था। बच्ची को उस भीड़ में देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा। बच्ची लगातार रोए जा रही थी। सब लोग उस मासूम से तरह तरह के सवाल कर रहे थे, लेकिन वो उन सभी अजनबियों को फटी फटी आंखों से देखती रही और रोना जारी रखा उसने। पुलिस अपनी पूछताछ करने में व्यस्त थी। टैक्सी वाला भी अपनी अनिभज्ञता की कहानी बता रहा था। लोगों का कयास जारी थे। कोई माता पिता के भूलने की बात कहता, कोई जानबूझकर छोड़ देने की, कोई बेपरवाही के दूसरे किस्से सुना रहा था, तो वही भगवान की लीला बता रहा था। पर किसी को बच्ची की परवाह थी। मुझे ऐसा नहीं लगा। मैंने आगे बढ़कर बच्ची को गोद में ले लिया। वे पास ही की पान की दुकान से टॉफी और बिस्कुट खरीद लिए। बच्ची थोड़ा सा स्नेह पाकर चुप हो गई। मेरी ममता मुझे मजबूर कर रही थी। मैं लगातार उसके सर पर हाथ फिराती रही। पुलिस ने अपनी कार्यवाही समाप्त की और मेरी गोद से बच्ची को लेने लगी। मैं जैसे ही बच्ची उन्हें सौंपने लगी तो वो बच्ची फिर से रोने लगी। अब मेरी ममता अपने चरम पर थी। मैं उसे रोते हुए नहीं देख पा रही थी। फूल सी नन्ही सी जान मेरी गोद से नीचे नहीं उतरना चाहती थी। उसने मेरी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ रखा था। मेरे भीतर की माँ विकास की, मेरे भीतर की माँ ने बिना विकास की परवाह किए कह दिया, जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते क्या मैं इसको अपने पास रख सकती हूँ। पुलिस वालों की तो जैसे बला टली।
क्यों नहीं, जब इसके माता पिता मिल जाएंगे तो हम इसको ले जाएंगे। आप अपना नाम पता लिखवा दीजिए। पुलिस ने अपनी राह पकड़ी और मैंने अपनी। बच्ची को लेकर उसके सिर पर हाथ फिराते फिराते उससे बातें करते करते जब घर के दरवाजे पर मैं पहुंची तो होश में आकर ठिठक गई। विकास दरवाजे पर खड़ा था। विकास में बच्ची अपने माता पिता से बिछुड़ गई है। मैंने कहा, विकास, ये बच्ची अपने माता पिता से बिछुड़ गई है। बुरी तरह से रो रही थी तो मैंने सोचा, मैंने किसी तरह से थूक निगलते हुई अपनी अधूरी बात पूरी करने की कोशिश की, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। विकास पांव पटकते हुए भीतर चला गया था। आने वाले तूफान का अंदाजा होने लगा था मुझे, पर अब क्या, तीर तो तरकश से निकल चुका था। विकास पता नहीं क्या सलूक करती पुलिस इस मासूम के साथ, इसलिए मैं इसको अपने पास ले आई, अपने साथ ले आई। क्यों ठीक किया ना मैंने ऐसा कहा तब मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। मेरा बदन सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। हाँ, बड़ा पुण्य का कार्य किया है ना तुमने। न जात का पता, न धर्म का, पता नहीं किसका पाप बस ले आई गोदी से बढ़कर। घर पर ही पड़ा था, मुझे पूछने तक की जहमत नहीं उठाई तुमने। बहुत चर्बी चढ़ने लगी आजकल। भुनभुनाते हुए विकास ऑफिस चला गया। 4 दिन तक लड़की के माँ बाप का कोई पता नहीं चला। विकास रोज मुझसे लड़ता, लड़की को पुलिस के हवाले करने की बात कहता, फिर अनाथालय छोड़ने की भी रट लगाता था। पर मुझे तो अपने भीतर ममता की पुकार सुनाई पड़ती थी और उसके आगे कुछ भी नहीं सुनाई देता था। विकास की हर बात पर मैंने चुप्पी का ब्रह्मास्त्र धारण कर लिया। मेरी चुप्पी उसके गुस्से की ज्वाला में घी का काम करती थी। एक दिन मैंने विकास से हिम्मत करके पूछ ही लिया, विकास, क्यों ना हम इस बच्ची को गोद ले लें? विकास, प्लीज मना मत करना। बिफर गया गुस्से में। विकास मेरी बात सुनकर जाने कितनी जली कटी बातें उसने मुझे सुनाई और फिर अपना फैसला सुना दिया। देखो कामिनी, किसी और के पाप को मैं अपने गले की घंटी बिल्कुल नहीं बना सकता। 3 दिन का टाइम दे रहा हूं, कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूं। वापस आऊं तो मुझे पाप का यह लोथड़ा यहां नहीं चाहिए, और अगर मिला तो समझ लेना तुम्हें ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। दहाड़ता हुआ चला गया वह व्यक्ति जो मेरा पति था। भीतर तक काम गई थी मैं। अजीब कश्मकश थी। एक तरफ जिद्दी झगड़ालू पति, दूसरी ओर थी फूल सी मासूम एक बच्ची जो अब मुझे मेरे वजूद का हिस्सा लगने लगी थी। बहुत उलझन भरे दिन थे वो। 3 दिन मैं उस मासूम बच्ची को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मेरी ममता का वेग इतना अधिक था कि मेरी छाती में दूध उतर आया था। न जाने किस भावावेश में मैं उसे दूध पिलाने लगी थी। भगवान ने मेरे लिए अनमोल तोहफा भेजा था। मेरी मन्नतें, मेरी प्रार्थनाएं, व्रत उपवास सब पूरे हो गए थे। फिर भला कैसे छोड़ देता मैं अपनी इस बच्ची को, डूबती नैया की इस पतवार को। मेरी नैया तो जिंदगी की डूब रही थी, लेकिन अब मेरी बच्ची मुझे मिल गई थी। क्या पति नामक जीव इतना महत्वपूर्ण है जिंदगी में कि उसके बिना जीना उसके बिना मुश्किल है? मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं। क्या उसके लिए मैं अपनी ममता का गला घोंट दूं? क्या मंगलसूत्र और सिंदूर की बेड़ियों में जकड़ी नारी का पति से अलग कोई व्यक्तित्व नहीं होता? क्या गुस्सैल पति की गालियां खाने से अच्छा ममता के समंदर में गोते लगाना नहीं होगा? ये सवाल लगातार मेरा आत्ममंथन कर रहे थे। प्रश्नों के चक्रव्यूह में उलझते निकलते 2 दिन बीत गए। अजनबी मासूम बच्ची और अपने पति विकास में से मुझे एक को चुनना था, वो भी 1 दिन के भीतर विकास के लौटने से पहले। आखिर बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं ना तो इसे पुलिस को सौंपूंगी, ना अनाथालय भेजूंगी। पत्नी बनकर मैं बहुत जी ली, अब मां बनकर जीने की तमन्ना है। इस दृढ़ निश्चय ने मुझे जोश से भर दिया। मैंने अपना सारा सामान बांधा, जेवर और पैसे भी रख लिए। मैं जानती थी जब तक कोई स्थायी इंतजाम और नौकरी नहीं मिलती, इन्हीं रुपयों से काम चलाना होगा। विकास के नाम मैंने एक छोटा सा खत छोड़ दिया था। विकास, मैं जा रही हूं पत्नी बनकर जीने। मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी कोई खास जरूरत होगी।
आज इस मासूम को मेरी जरूरत है। तुम इसे अपना नहीं सकते और मैं इसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए जा रही हूं। मां बनकर जीना चाहती हूं। तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लेना। मैं कभी तुम्हारे पास लौटकर वापस नहीं आऊंगी। मुझे जीने का मकसद मिल गया है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। कामिनी। इसके बाद दिल्ली से दूर महाराष्ट्र के इस छोटे से कस्बे में आ गई। अब सफेद साड़ी मेरे विधवा होने की पहचान थी। बेटी का नाम मैंने निरुपमा रखा था और उसके पिता की जगह के अग्रवाल भर दिया था, के अग्रवाल। बस यही थी मेरी तब की पहचान, जो आज तक कायम है। यहाँ आकर मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बाद में एक स्कूल में नौकरी मिल गई। नीरू और मैं साथ साथ स्कूल जाते, जिंदगी की आवश्यकताओं को पूरा करते। जितनी आमदनी हो जाती थी, काम चल जाता था। नीरू धीरे धीरे बड़े हो रही थी, पढ़ने में काफ़ी तेज थी। टेबल टेनिस खेलने में उसका कोई जवाब नहीं था। राज्य स्तरीय कई पुरस्कार उसने जीत लिए थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात संदीप से हुई। पहचान, दोस्ती और फिर प्यार हो गया। करीब 3 साल पहले मैंने शादी कर दी नीरू की। पिछले 10 दिन में नीरू, संदीप और नातिन स्वीटी छुट्टियां मनाने आए थे मेरे पास। मैं आज पूरी तरह संतुष्ट हूँ, एक माँ के रूप में और एक नानी के रूप में भी। मेरे हाथ खुद ब खुद आसमान की ओर जुड़ गए। हे भगवान, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। तूने मेरी गोद ममता से भर दी। मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरी बेटी नीरू। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, सिर्फ एक माँ। हाँ, सिर्फ एक माँ। सोचते सोचते अपनी गीली आंखों को पोंछते हुए मेरी उंगलियां नीरू के नंबर डायल करने लगी। फिर मिलता हूं मैं आपसे अगली कोई कहानी लेकर। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।